नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक फर्स्ट ईयर ट्रेड थ्योरी का सेकेंड यूनिट। ठीक है, फर्स्ट यूनिट तो हम लोग पढ़ चुके थे, बेसिक वर्क्स ऑफ प्रैक्टिस का। अभी हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे। ठीक है, जिसका नाम होगा हमारा एसी और इलेक्ट्रिकल केबल की मूल बातें। ठीक है, एसी की मूल बातें और इलेक्ट्रिकल केबल जो होता है उसकी मूल बातें पढ़ेंगे, और सिंगल रेंज मीटर। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो इसमें क्या है, हमारा पहला टर्म जो होगा वो इलेक्ट्रिक टर्म होगा, है ना। तो इसमें पहला टर्म हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक टर्म। तो यहाँ पे हमारा जो पहला चैप्टर होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक टर्म। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हम लोग बोल सकते हैं क्या है, इलेक्ट्रिक टर्म। इसमें हम अलग अलग चीज पढ़ेंगे, जैसे विद्युत आवेश क्या होता है, ठीक है, और विपरीत ध्रुवता वाले आवेश क्या होते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग देखते हैं, जहाँ से इलेक्ट्रिकल की शुरुआत होती है, तो सबसे छोटा चीज क्या होता है इसमें, विद्युत चार्ज। ठीक है, तो आवेश क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक आवेश होता क्या है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें बोल रहा है, पहला हेडिंग होगा जो पहला हमारा विद्युत आवेश होगा। बोल रहा है आवेश पदार्थ को प्राथमिक कणों का मूल गुण है। ठीक है, आवेश क्या होता है, पदार्थ के प्राथमिक कण का क्या होता है, मूल गुण होता है। अन्य विद्युत मात्रकों जैसे वोल्टेज, धारा आदि को परिभाषित करने के लिए आवेश को मूल विद्युत मात्रक के रूप में लिया जाता है। ठीक है, यानी विद्युत का मात्रक हम लोग क्या बोलते हैं, आवेश होता है। ठीक है, आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु में क्या होते हैं, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, इन प्रोटॉन के कारण क्या होता है, धनावेश होता है। सामान्यतः जब विद्युत आवेश शब्द का प्रयोग किया जाता है तो इसका अर्थ है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या न्यूनता। ठीक है, तो क्या होता है, किसी परमाणु के नाभिक के अंदर में क्या होते हैं, परमाणु के नाभिक के अंदर में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, और उस नाभिक के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो इलेक्ट्रिक में होता है, किसी भी इलेक्ट्रिक आवेश जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या न्यूनता पर निर्भर करते हैं। आगे देखते हैं, आवेश स्थिर या गतिमान हो सकते हैं। स्थिर आवेशों को स्थैतिक आवेश कहा जाता है। स्थैतिक आवेशों और उनके बलों का के विश्लेषण को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कहा जाता है। ठीक है, तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला स्थैतिक आवेश जो स्थिर होते हैं, यानी जिसमें मूवमेंट नहीं होता है। दूसरा क्या होता है, गतिक आवेश कहते हैं। ठीक है, तो स्थैतिक आवेशों को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक आवेश बोलते हैं। ठीक है, तो स्थैतिक आवेश के हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या कहता है, यदि कठोर रबर पेन या कंघी को कागज की सीट पर रगड़ा जाता है तो रबड़ कागज के टुकड़ों को क्या करेगा, आकर्षित करता है। ठीक है, बोल रहा है कि अगर रबर को, ठीक है, कठोर रबर को या कंघी को हम क्या करते हैं, कागज के ऊपर क्या करते हैं, उसको रगड़ते हैं, तो क्या करता है, वो कागज के टुकड़े को क्या करने लगता है, आकर्षित करने लगता है। रगड़ने के कार्य के परिणाम स्वरूप रबड़ की सतह पर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों का आवेश और कागज पर अतिरिक्त प्रोटॉनों का आवेश उत्पन्न करने के लिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को अलग करना पड़ा। ठीक है, कागज और रबर एक स्थिर आवेश विद्युत आवेश का प्रमाण देते हैं, जिसमें स्थिर अवस्था में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होते हैं, अर्थात गति या स्थिर आवेश में नहीं। ठीक है, बोल रहा है, मान लीजिए कभी हम आप पहले हम लोग उसमें पढ़े थे, अबनुस की छड़ को क्या करते हैं हम लोग, रगड़ते हैं बाल पे, उसके बाद कागज के टुकड़े को क्या करता है, आकर्षित करता है। तो क्या होता है कि जो रगड़ने वाली चीज होती है, जो कम पेन होता है हमारा, उसमें क्या होता है, ऋणावेश आ जाता है, और कागज के ऊपर क्या होता है, धनावेश हो जाता है। तो कागज को क्या कर सकता है, वो आकर्षित करता है। ठीक है, और जो ये आवेश होते हैं क्या होते हैं, स्थैतिक स्तर के आवेश होते हैं, इसमें कोई गति नहीं होती है। ठीक है, यानी इसमें ज्यादा एनर्जी नहीं होती है, इनको हम लोग कहीं ट्रांसमिट भी नहीं कर सकते, ना तो इस्तेमाल में कर सकते हैं। आगे बोल रहा है, किसी भी माध्यम में आवेशित कणों की गति को धारा कहते हैं। प्रति यूनिट समय में आवेश के शुद्ध हस्तांतरण को एम्पियर में मापी गई धारा कहा जाता है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि किसी भी माध्यम में आवेशित कणों को, ठीक है, आवेशित कणों की धारा को क्या कहा जाता है, गति कहा जाता है। आवेशित कणों की गति को क्या कहा जाता है, धारा कहा जाता है। प्रति न्यूटन समय में आवेश के शुद्ध हस्तांतरण को एम्पियर द्वारा मापी गई धारा कहा जाता है। आगे बोल रहा है, विद्युत आवेश का प्रतीक क्या होता है, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू होता है। 6.25 गुना में 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों के आवेशों को एक कूलाम कहा जाता है। ठीक है, यानी एक कूलाम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन आवेश कितना होता है, 6.25 × 10⁻⁸ इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। ठीक है, इस इकाई का नाम एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था, जिसका नाम कूलाम्ब था।
ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे धनात्मक और ऋणात्मक ध्रुवीयता। ठीक है, निगेटिव और पॉजिटिव पोलरिटीज क्या होती है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ऋणात्मक ध्रुवता को सामान्य रूप में रबर, एम्बर और रेजन्स पदार्थ पर उत्पादित स्थिर चार्ज को नियत किया गया है। धनात्मक ध्रुवता कांच और अन्य कांच के पदार्थों पर उत्पादित स्थिर चार्ज को संदर्भित करती है। इस आधार पर सभी परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश के मूल कण होते हैं, क्योंकि उनकी ध्रुवता रबड़ पर आवेश के समान होती है। प्रोटॉन का धनात्मक आवेश होता है, क्योंकि ध्रुवता कांच पर आवेश के समान होती है। धनात्मक आवेश को प्लस क्यू, ठीक है, प्लस क्यू से, और ऋणात्मक आवेश को माइनस क्यू के द्वारा क्या किया जाता है, निरूपित किया जाता है। एक न्यूट्रल स्थिति को शून्य आवेश माना जाता है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि जो ऋणात्मक ध्रुवता है वो सामान्य रूप से रबर या एम्बर रेजिन पदार्थ पर उत्पादित चार्ज को संदर्भित किया जाता है या माना जाता है। ठीक है, और जो धनात्मक चार्ज होता है या धनात्मक ध्रुवता होता है वो कांच या कांच के अन्य पदार्थों पर उत्पादित स्थिर चार्ज के रूप में संदर्भित किया जाता है। ठीक है, बोल रहा है इस आधार पर सभी परमाणुओं में क्या बोला है, ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और उनकी ध्रुवता मूलतः इसमें कहा गया है कि जितने भी परमाणु होते हैं सबके पास क्या होता है, नाभिक होता है, उसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, उन्हीं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का यूज करके हम लोग क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। ठीक है, यानी जो भी हम लोग जो भी मेटल लेते हैं, जो भी तत्व हमारे पास है, ठीक है, चाहे वो किसका हो, चाहे वो धातु हो, अधातु हो, उपधातु हो, सब तत्वों में क्या मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलते हैं। ठीक है, उसी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं विपरीत ध्रुवता आवेश एक दूसरे को आकर्षित करना। ठीक है, यदि हल्के वजन के दो छोटे टुकड़े आवेशित पिंडों को इस तरह से लगाया जाता है कि वे आसानी से चलने के लिए स्वतंत्र हों और एक दूसरे के करीब रखे गए हों, तो दोनों आवेशों में विपरीत ध्रुवता होने पर वे एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि मान लीजिए तो हल्के वजन के दो छोटे क्या है, आवेशित पिंड हैं। ठीक है, यानी ऐसे पिंड जिनके पास क्या है, कुछ आवेश है और क्या है, वजन में छोटे हैं। ठीक है, यानी वो अगर उनको हम रख दें तो स्वतंत्र रूप से क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं। अगर वे दोनों एक दूसरे के करीब रखे गए हैं और उनकी जो पोलरिटी है, उनकी जो ध्रुवता है वो क्या है, विपरीत है, तो विपरीत ध्रुवता होने के कारण वो क्या होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों के संदर्भ में वे विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, दो विपरीत आवेश होते हैं। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। इसलिए क्या होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आपस एक दूसरे की तरफ क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। इसके अलावा एक इलेक्ट्रॉन का वजन एक प्रोटॉन के वजन का केवल 1/1840 होता है। ठीक है, यानी क्या है, मान लीजिए प्रोटॉन का वजन क्या है, 1840 ग्राम है, तो हमारा इलेक्ट्रॉन का वजन क्या होगा, 1 ग्राम होगा। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, हमारा इसका वजन अलग अलग होता है, यानी प्रोटॉन का वजन ज्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, हल्का होता है। परिणाम स्वरूप आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, यानी प्रोटॉन का वजन क्या है, हमारा ज्यादा है। ठीक है, इसलिए प्रोटॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है। आगे है दूसरा हमारा, समान ध्रुवता या आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, जब दो निकायों में समान ध्रुवता के साथ समान मात्रा में आवेश होता है तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। दो ऋणात्मक आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि समान मान के दो धनात्मक आवेश भी एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, मान लीजिए समान आवेश के और समान मात्रा के दो आवेश हैं हमारे पास, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे हम लोग मैथ में पढ़ते हैं, प्लस और प्लस क्या होता है, प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, विद्युत में, और माइनस क्या होता है, प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, यानी मैग्नेट में भी क्या होता है, दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है, तो नॉर्थ नॉर्थ क्या करता है, रिपल करता है, और साउथ साउथ आपस में क्या करता है, रिपल करता है। तो वही चीज यहाँ पर भी अप्लाई होता है। ठीक है, यानी जो समान आवेश होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, चाहे वो धन आवेश हो चाहे ऋण आवेश हो। चार्ज को उदासीन करना। ठीक है, चार्ज को हम लोग उदासीन कैसे करते हैं उसको देखते हैं। कांच और रेशम को आपस में रगड़ने के बाद वे बिजली से चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन यदि कांच की छड़ और रेशम को फिर से एक साथ लाया जाता है तो छड़ में ऋणात्मक आवेशों
का आकर्षण इलेक्ट्रॉनों को रेशम से वापस खींच लेता है, जब तक कि दोनों पदार्थ विद्युत रूप से उदासीन ना हो जाएं। ठीक है, यानी बोल रहा है कि हमारे पास दो चीज है, पहला क्या है, कांच है, दूसरा रेशम है। अगर इसको हम लोग आपस में क्या करते हैं, घर्षण देते हैं, तो क्या होता है, बिजली से क्या होते हैं, वो चार्ज हो जाते हैं। लेकिन यदि कांच की छड़ और रेशम को फिर से एक साथ लाया जाता है तो क्या होते हैं, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, और आकर्षित होने के बाद जितना चार्ज होता है वो उसमें क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। तो अपने आप को क्या कर सकते हैं, कर लेते हैं, उदासीन कर लेते हैं। डिस्चार्ज करने के लिए आवेशित निकायों के बीच एक तार भी जोड़ा जा सकता है। यदि दोनों सामग्रियों पर चार्ज काफी मजबूत है तो वे आकाशीय विद्युत की तरह एक चिंगारी के माध्यम से भी निर्वहन कर सकते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि आवेशित निकाय को हम लोग डिस्चार्ज करने के लिए क्या कर सकते हैं, दोनों निकाय को एक किससे, तार से भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि यदि दोनों सामग्रियों पर चार्ज क्या है, काफी क्या है, मजबूत है, तो आकाशीय विद्युत की तरह एक चिंगारी के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं, निर्वहन कर सकते हैं। आगे बोल रहा है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षेत्र। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होता है उसको देखते हैं हम लोग। आवेशित पदार्थ पर आकर्षित और प्रतिकर्षित करने वाले बल आवेशित पदार्थ को के चारों ओर मौजूद स्थिर विद्युत बल रेखाओं के कारण होते हैं। ठीक है, आवेशित पदार्थों पर बोला है कि आवेशित पदार्थों पर आकर्षित और प्रतिकर्षित करने वाले बल आवेशित पदार्थ के चारों ओर मौजूद स्थिर विद्युत बल रेखाओं के कारण होते हैं। ठीक है, कोई भी पदार्थ है, ठीक है, पदार्थ में क्या होता है, या तो आकर्षण होता है या तो प्रतिकर्षण होता है। वो किसके कारण होता है, पदार्थ के चारों तरफ मौजूद स्थिर विद्युत क्षेत्र के कारण होता है। ठीक है, यानी स्थिर विद्युत क्या होती है, बल रेखाएं होती है, उसके कारण क्या होता है, उसपे आकर्षित और प्रतिकर्षित करने वाला बल होता है। एक ऋणात्मक रूप से आवेशित वस्तु में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों के बल की रेखाएं एक इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षेत्र के निर्माण करने में जुटती हैं, जिसमें सभी दिशाओं से वस्तु आने वाली बल की रेखाएं होती हैं। ठीक है, मान लीजिए बोल रहा है कि कोई वस्तु है हमारा, उस पर क्या है, ऋणावेश है। ठीक है, ऋणावेश है तो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों के बल की जो रेखाएं होती हैं, ठीक है, यानी जो अधिक इलेक्ट्रॉन की बल की जो रेखाएं होती हैं वो क्या करती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षेत्र का निर्माण करने में जुटी होती हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है, सभी दिशाओं से आने वाली क्या होती हैं, वस्तु की तरफ आने वाली क्या होती हैं, बल रेखाएं होती हैं। आगे बोला है धनात्मक। एक धनात्मक रूप से आवेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण अतिरिक्त प्रोटॉन पर बल रेखाएं जुटती हैं। ठीक है, जिससे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसमें सभी दिशाओं में वस्तु से बाहर जाने वाली बल रेखाएं होती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन में क्या होता था कि जो बल रेखाएं होती हैं वो वस्तु के अंदर आती थी, लेकिन प्रोटॉन में क्या होता है, यानी जो धनावेशित होते हैं उसमें क्या होता है, हमारी जो बल रेखाएं होती हैं वो वस्तु से बाहर की दिशा में जाती है। आगे बोल रहा है हमारा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षेत्र या तो एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं या तो विरोध करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं आकर्षित या प्रतिकर्षित बल के दो कारक पर क्या होता है, निर्भर करता है। आकर्षण बल होता है जो, या प्रतिकर्षण बल होता है, किस पे का निर्भर करता है, दो कारक पर निर्भर करता है। पहला कारक क्या है हमारा, प्रत्येक वस्तु पर आवेश की मात्रा, और दूसरा क्या है, वस्तुओं के बीच की दूरी। ठीक है, यानी जो दो वस्तुओं के बीच में आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा वो किन चीजों पर निर्भर करता है, दो चीजों पर। पहला क्या है, प्रत्येक वस्तु के आवेश की मात्रा पर, और दूसरा क्या है, वस्तुओं के बीच की दूरी पर। ठीक है, आकर्षण और प्रतिकर्षण दो बिंदुओं पर क्या होते हैं, हमारे निर्भर होते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं वस्तुओं पर विद्युत आवेश जितना अधिक होगा, वैद्युत स्थैतिक बल उतना ही अधिक होगा। आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को जितने करीब होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बल उतना ही अधिक होता है। बोला है वस्तुओं पर जितना आवेश अधिक होगा, जितना विद्युत आवेश जितना क्या होता है, अधिक होगा, वैद्युत स्थैतिक बल क्या होता है, उतना ही अधिक होगा। ठीक है, मान लीजिए दो चार्ज है हमारे पास, ठीक है, इनके पास क्या है, जितना अधिक आवेश होगा उतना स्थिर वैद्युत बल क्या होता है, अधिक होता है। और बोला है आवेशित वस्तुएं एक दूसरे से जितना करीब होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बल क्या होता है, उतना ही अधिक होता है। ठीक है, यानी दो आवेशित वस्तुएं एक दूसरे के जितना नजदीक होगी उतना अधिक ये दोनों क्या करेंगी, एक दूसरे को आकर्षित करेंगी। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक बल इसमें क्या होगा, अधिक होगा। आगे बोल रहा है स्थैतिक विद्युत आवेश आमतौर पर कोई उपयोगी कार्य नहीं कर सकता है। किसी प्रकार का कार्य करने के लिए विद्युत आवेशों का उपयोग करने के लिए, मान लीजिए एक विद्युत बल्ब को जलाने के लिए आवेशों को गति में सेट किया जाना चाहिए। इस प्रकार विद्युत धारा प्रवाहित होती है जब ऋणात्मक आवेश मुक्त इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से
एक ही दिशा में ले जाया जाता है। उदाहरण के लिए एक तांबे का तार, ठीक है। बोला स्थिर विद्युत आवेश आमतौर पर कोई उपयोगी कार्य नहीं कर सकता है, ठीक है। यानी हमारे पास एक वस्तु है जिसके पास क्या है, स्थैतिक विद्युत आवेश है, ठीक है। तो उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कार्य करने के लिए विद्युत आवेशों का उपयोग करने के लिए, ठीक है, आवेशों की गति में सेट किया जाना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए विद्युत आवेश से हमको क्या करना है, काम लेना है, तो ऐसा नहीं है कि स्थिर विद्युत से हम लोग काम ले सकते हैं। काम लेने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास आवेशों में क्या होनी चाहिए, गति होनी चाहिए। जब तक आवेश में गति नहीं होगा तब तक हम उससे काम नहीं ले सकते हैं। उदाहरण के लिए बोल रहा है कि मान लीजिए एक बल्ब को जलाना है, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, आवेशों में गति चाहिए, ठीक है। मान लीजिए आवेश में गति आता है तो क्या होता है, विद्युत धारा हमारी प्रवाहित होने लगती है, ठीक है। जब ऋणात्मक आवेश या मुक्त इलेक्ट्रॉन को एक माध्यम में एक ही दिशा में ले जाया जाता है तो हमारा क्या होता है, धारा प्रवाहित होने लगती है, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास एक कंडक्टर है, इसमें क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जब तक हम मुक्त इलेक्ट्रॉन को एक दिशा में नहीं लेके जाएंगे तब तक हमारा धारा नहीं प्रवाहित होगा, ठीक है। यानी एक इलेक्ट्रॉन के पास अगर आवेश है, अगर वो स्थिर है, तो उस स्थिर आवेश के बल को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जब तक कि वो जो इलेक्ट्रॉन है, जो आवेश है, वो किस में ना हो, गति में ना हो, ठीक है। जब तक गति में नहीं होता तब तक धारा नहीं प्रवाहित होती है। हमारा इलेक्ट्रॉन गति, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या होता है, देखते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए तांबे के तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों को एक ही दिशा में स्थानांतरित करने के लिए बनाया जाना चाहिए, ठीक है। विद्युत धारा उत्पन्न करना है हमको, तो क्या करते हैं हम लोग, कॉपर का तार लेते हैं, क्योंकि कॉपर में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनको हम क्या कर सकते हैं, एक दिशा में स्थानांतरित कर सकते हैं, ठीक है। यह तांबे के तार सिरों पर विद्युत आवेशों की अधिक सटीक आवेशों को अधिक सटीक रूप से एक सिरे पर ऋणात्मक आवेश और तांबे के तार के दूसरे सिरे पर धनात्मक आवेश लगाकर किया जा सकता है, ठीक है। यानी हम इसमें क्या बोल रहा है कि तांबे के तार के सिरों पर क्या विद्युत आवेश को अधिक सटीक रूप से, यानी एक सिरे पर धनात्मक आवेश, दूसरा सिरा पर ऋणात्मक आवेश लगाकर हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों को गति करा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि तांबा क्या होता है, हमारा धातु होता है, धातु में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन आप ऐसे ही गति नहीं कर सकते हैं इस पर जब तक हम लोग आवेश ना लगाएं, ठीक है। यानी तार के एक सिरे पर हम धनात्मक आवेश लगाते हैं, दूसरे सिरे पर ऋणात्मक आवेश लगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, हमारे गति करने लगते हैं तार वाले माध्यम में। आगे बोला है, चूंकि तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, ठीक है, इसलिए वे तार के एक सिरे पर लगाए गए ऋणात्मक आवेश द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं। उसी समय ये मुक्त इलेक्ट्रॉन तार के दूसरे छोर पर रखे धनात्मक आवेश से आकर्षित होते हैं, इसलिए तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉन धनात्मक आवेश की ओर बहते हैं, जिससे विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। बोला है तांबे में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि तांबा क्या होता है, धातु होता है, धातुओं में वैसे भी मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक पाए जाते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों पर क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है, इसलिए वे तार के एक सिरे पर लगाए गए ऋणात्मक आवेश से क्या होते हैं, हमारे प्रतिकर्षित होते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एक तार है तांबे का, ठीक है, इस पे हमने लगा दिया ऋणात्मक आवेश, इधर लगा दिया हमने धनात्मक आवेश। तो ये ऋणात्मक आवेश, यहाँ के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके पास क्या होते हैं, इनके पास होते हैं हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज, यानी ऋणात्मक चार्ज होते हैं। जब यहाँ का ऋणात्मक पोल वाला, ऋणात्मक आवेश वाला इसकी ऋणात्मक आवेश से मिलता है तो क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, ठीक है। यानी ये ऋणात्मक इसको प्रतिकर्षित करेगा, यानी जो इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन है तांबे के, ये क्या करेंगे, इस साइड में भागेंगे, प्रतिकर्षित होंगे, और ये जो धनात्मक आवेश होता है, ये ऋणात्मक आवेश को अपनी तरफ खींचता है। यानी इधर से ऋणात्मक इसको प्रतिकर्षित करेगा और धनात्मक इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो इसके कारण क्या होती है, हमारा इसमें विद्युत धारा बहने लगती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, वो एक दिशा से दूसरे दिशा में प्रवाहित करते हैं। बात करते हैं यहाँ पे एक पूर्ण सर्किट की, ठीक है। एक पूर्ण सर्किट या बंद सर्किट क्या होता है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। बोला है, निरंतर विद्युत धारा होने के लिए पूर्ण या बंद परिपथ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जारी रहना चाहिए। ऐसा होने के लिए तारों के सिरों के विपरीत चार्ज लगाने के लिए विद्युत ऊर्जा स्रोत का उपयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। बोल रहा है, फिर ऋणात्मक आवेश तार के माध्यम से इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करेगा और धनात्मक पक्ष में इलेक्ट्रॉन को स्रोत से आकर्षित किया जाएगा।
लेकिन स्रोत की ओर आकर्षित होने वाले प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए तार में ऋणात्मक पक्ष द्वारा इलेक्ट्रॉन की आपूर्ति की जाएगी। इसलिए जब तक ऊर्जा स्रोत अपने आवेशों को लागू करना जारी रखता है तब तक तार के माध्यम से धारा प्रवाहित होती रहेगी। इसे बंद सर्किट कहा जाता है। बैटरी विद्युत आवेशों का एक विशिष्ट स्रोत होता है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि अगर हमको लगातार क्या करना है, धारा का प्रवाह जारी रखना है, तो हमको क्या चाहिए कि हमारा जो सर्किट हो वो क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए या पूर्ण होना चाहिए। ठीक है, अब सर्किट पूर्ण होने के लिए और धारा को लगातार प्रवाहित करने के लिए हमको क्या चाहिए, वायर चाहिए। ठीक है, और एक हमको चाहिए बल्ब चाहिए, जिससे हमको पता चलता रहे कि हाँ धारा का प्रवाह चल रहा है, और एक बैटरी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो तार के एक सिरे पर हम बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ते हैं और तार के दूसरे सिरे पर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जोड़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मान लीजिए हमारा एक बैटरी है, इससे हमने क्या किया, एक बल्ब को जोड़ दिया है। ठीक है, और ये बल्ब का पॉजिटिव सिरा है, ये नेगेटिव सिरा है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक क्लोज सर्किट बनता है और यहाँ पे लाइट ग्लो होती है। ठीक है, जब तक बैटरी के पास आवेश है, जब तक बैटरी के पास एनर्जी है, तब तक हमारा सर्किट में क्या होगा, एक धारा का प्रवाह बनता रहेगा और हमारा बल्ब जो है वो ग्लो करता है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि तार में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो हमारा बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है इसके पास भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन, इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव के द्वारा क्या किए जाएंगे, आकर्षित किए जाते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन हमारे इस रास्ते से होकर आगे बढ़ते हैं और इस रास्ते से वापस आकर पॉजिटिव टर्मिनल पर पुनः मिल जाते हैं। तो इसी बंद संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, बंद सर्किट या पूर्ण सर्किट बोला जाता है। यहाँ पे एक क्लोज सर्किट का चित्र हमारा दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या है, एक लैंप का फिलामेंट दिया गया है, बैटरी दिया गया है, वायर लगे हुए हैं। ठीक है, कॉपर वायर है, कॉपर वायर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल देख रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, इधर भेज रहा है, और इसके माध्यम से वापस इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल के द्वारा क्या किए जाते हैं, आकर्षित कर लिए जाते हैं। आगे है मापन की विद्युत इकाइयां। ठीक है, मापन की विद्युत इकाइयां में हम लोग पहला इस्तेमाल करते हैं विद्युत वाहक बल या वोल्टेज बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या वोल्टेज। ठीक है, विद्युत वाहक बल विद्युत ऊर्जा के स्रोत की तीव्रता की माप होती है। ठीक है, ईएमएफ सामान्य यांत्रिक अर्थों में बल नहीं है, लेकिन यह ऊर्जा के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक सुविधाजनक शब्द है जो विद्युत परिपथ के माध्यम से विद्युत प्रवाहित करता है। ठीक है, ईएमएफ क्या होता है, विद्युत ऊर्जा के स्रोत की तीव्रता की माप होती है। ठीक है, कि यानी उसका इंटेंसिटी कितना है, उसके स्रोत की तीव्रता कितनी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, इसको सिंपल भाषा में हम लोग वोल्टेज बोलते हैं या V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा V से प्रदर्शित किया जाता है। आगे बोल रहा है, जब दो आवेशों के विभव में अंतर होता है तो उनके बीच मौजूद विद्युत बल को विद्युत वाहक बल कहा जाता है। ईएमएफ की तीव्रता को इंगित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली माप की इकाई वोल्ट है, जिसे वोल्टेज बोला जाता है। ठीक है, यानी दो आवेशों में, जो दो आवेश होते हैं उसके विभव में जो अंतर होता है उसको मापने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, ईएमएफ विद्युत वाहक बल या वोल्टेज का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यानी मान लीजिए हमारे पास दो आवेश हैं। ठीक है, अब इनके बीच जो भी विभव का अंतर है, मान लीजिए इसके पास हमारा 230 वोल्ट का विभव है, इसके पास क्या है, इसके पास 0 वोल्ट का है। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है उसी को मापने के लिए ये क्या इस्तेमाल किया जाता है, वोल्ट या ईएमएफ इस्तेमाल किया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल बोलते हैं। आगे है हमारा वोल्ट की परिभाषा। ठीक है, वोल्ट की परिभाषा, वोल्ट क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। जब विभवांतर के कारण 1 कूलाम आवेश द्वारा 1 जूल कार्य किया जाता है तो विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट होता है। ठीक है, बोला कि जब विभवांतर के कारण 1 कूलाम आवेश के द्वारा कितना कार्य किया जाता है, 1 जूल का कार्य किया जाता है, तो हमारा विद्युत वाहक बल या 1 वोल्ट कहलाता है। इसका जो फार्मूला होता है V बराबर W/Q। ठीक है, यानी 1 कूलम आवेश के द्वारा 1 जूल का कार्य किया जाता है तो हमारा क्या कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है या एक विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं धारा की मात्रा। हमने क्या देखा, वोल्टेज की परिभाषा देखा, आगे हम देखेंगे धारा की मात्रा।
एक तार या एक परिपथ के माध्यम से बहने वाली धारा की मात्रा एक सेकंड में दिए गए बिंदु से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या से निर्धारित होती है। किसी तार या परिपथ में प्रवाहित धारा की मात्रा के मापने की इकाई क्या है, हमारा एम्पियर है। ठीक है, बोला है कि मान लीजिए आपके पास कोई तार है या कोई परिपथ है, तो उसमें जो बहने वाली धारा की मात्रा होती है एक सेकंड में किसी एक बिंदु से जब गुजरती है तो उसके इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है उससे क्या होती है, निर्धारित होती है। कहने का तात्पर्य क्या है, मान लीजिए आपके पास क्या है, एक कॉपर वायर है। ठीक है, कॉपर वायर है, इसमें हम एक पॉइंट को इंडिकेट कर लेते हैं। मान लीजिए इस पॉइंट पर हमको क्या देखना है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना है कि इस बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन हमारा एक सेकेंड में गुजरता है। ठीक है, तो इस बिंदु से एक सेकेंड में गुजरने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है, हमारी धारा कहलाती है। इसको हम लोग एम्पियर से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको निकालने का एक फार्मूला भी होता है, I बराबर NE/T। ठीक है, I बराबर NE/T। NE का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और एकांक समय में यानी एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से गुजरते हैं उसको क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। ठीक है, इसी NE को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q या आवेश या कूलाम लिख सकते हैं। ठीक है, आगे है हमारा धारा की मात्रा। ठीक है, धारा की मात्रा हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, बोल रहा है एक कूलाम आवेश एक बिंदु को एक सेकेंड में पार करते हैं तो प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कहलाती है। ठीक है, इसके अनुसार एम्पियर की परिभाषा यही होती है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या कूलाम जो होते हैं वो एक सेकेंड में कितना पार करते हैं, कितना आवेश पार करता है, वही हमारी क्या कहलाती है, धारा कहलाती है। तो इसके लिए फार्मूला बन जाएगा I बराबर Q/T। ठीक है, इसके लिए हमारा फार्मूला बन जाएगा I बराबर Q/T। इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, एम्पियर से। यानी धारा की मात्रा को प्रदर्शित करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, एम्पियर। ठीक है, एम्पियर से हम लोग क्या प्रदर्शित करते हैं, धारा की मात्रा को। आगे है हमारा विद्युत के प्रकार। अभी तक हमने देखा वोल्टेज देखा, धारा देखा। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं विद्युत के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। बोल रहा है विद्युत कैसे उत्पादित या उत्पन्न की जाती है। इस आधार पर विद्युत को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला प्रकार है हमारा प्रत्यावर्ती धारा आपूर्ति, जिसे आमतौर पर एसी आपूर्ति के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यानी पहला हमारा क्या होता है, उत्पादन के आधार पर प्रत्यावर्ती धारा होती है जिसे एसी आपूर्ति कहते हैं। दूसरा हमारा होता है दिष्ट धारा आपूर्ति, जिसे आमतौर पर डीसी आपूर्ति के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे डीसी आपूर्ति क्या होता है, एसी आपूर्ति क्या होता है। यहाँ पे हमारा आगे है पहला एसी सप्लाई। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं इसको। प्रत्यावर्ती धारा आपूर्ति शब्द एक आपूर्ति स्रोत को दिया जाता है जो एक ऐसे परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने के लिए धारा बनाता है जो प्रवाह के रूप में लगातार दिशा बदलती रहती है। ठीक है, एक सेकंड की अवधि में धारा की संख्या जितनी बार बदलती है उसे प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कहा जाता है। ठीक है, यानी बोल रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा आपूर्ति शब्द जो है वो आपूर्ति स्रोत को दिया जाता है। ठीक है, जो एक ऐसे परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने के लिए धारा बनाता है जो क्या करता है, प्रवाह के रूप में लगातार अपनी दिशा को बदलता रहता है। यानी जो हमारी एसी सप्लाई होती है जब वो प्रवाहित होती है तो अपनी दिशा को लगातार बदलती रहती है। कैसे बदलती है देखते हैं। जब इसका हम लोग डायग्राम देखते हैं तो ऐसे हमारी एसी धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, जब एसी धारा फ्लो होती है तो ये अपने दिशा को क्या करती है, लगातार बदलती रहती है। एक बार इस दिशा में जाती है, फिर नीचे डायरेक्शन में आती है, फिर एक बार ऊपर डायरेक्शन में जाती है, फिर नीचे डायरेक्शन में जाती है। ठीक है, यानी ये क्या करती है, अपनी दिशा को लगातार बदलती रहती है। आगे बोल रहा है एक सेकंड की अवधि में धारा की संख्या जितनी बार बदलती है उसे प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कहा जाता है। आगे है आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज है, जिसे हर्ट्ज के रूप में दर्शाया जाता है। भारत और यूरोप में आवृत्ति 50 हर्ट्ज के रूप में मानकीकृत है। ठीक है, यानी बोला है भारत में क्या है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, यानी 50 आवृत्ति का एसी सप्लाई क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अब 50 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है कि हमारी जो एसी तरंग है, जो एसी सिग्नल है या जो करंट है हमारा, वो एक सेकंड में अपने आप को 50 बार दोहराता है। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा जो तरंग है ये एक सेकंड में कितना लगा रहा है,
एक चक्कर लगा रहा है अपना, यानी एक चक्कर लगाने में 360 डिग्री का एंगल पूरा होता है, ठीक है, तो कहलाता है हमारा कि एसी सप्लाई ने एक चक्र अपना पूरा कर लिया, ठीक है। अगर ये 1 सेकंड में एक चक्र पूरा करता है तो बोल सकते हैं कि एसी सप्लाई की जो फ्रीक्वेंसी है कितनी है, 1 हर्ट्ज है। अगर 2 चक्र पूरा करता है, दो हर्ट्ज बोल सकते हैं। 10 चक्र पूरा करता है तो 10 हर्ट्ज बोलते हैं। अगर 1 सेकंड में ये 50 चक्र अपना पूरा करता है तो इसको क्या बोला जाएगा कि एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी जो है वो कितना है, 50 हर्ट्ज है, ठीक है। यानी एसी क्या कर रहा है, 1 सेकंड में 50 चक्र अपना लगातार पूरा कर रहा है, यानी उसी साइकिल को क्या करता है, बार बार दोहराता है, 1 सेकंड में 50 बार दोहराता है, इसलिए इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। यहाँ पे ये हमारा एसी वोल्टेज का डायग्राम दिया गया है, ठीक है। यानी ये इधर टाइम है, यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे हमारा एसी सप्लाई का वोल्टेज बढ़ता है, फिर उसके बाद घटता है, यानी एक चक्र पूरा किया फिर बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा घटेगा, इस तरह से इसका जो है एम्पलीट्यूड बढ़ता है और घटता है। इसे क्या बोलते हैं, एसी सप्लाई का फेजर डायग्राम बोलते हैं। आगे है हमारा डीसी आपूर्ति, ठीक है। डायरेक्ट करंट सप्लाई शब्द एक आपूर्ति स्रोत को दिया जाता है जो एक सर्किट के माध्यम से करंट को केवल एक दिशा में प्रवाहित करता है। बैटरी निरंतर वोल्टेज की डीसी आपूर्ति देता है, ठीक है। डीसी आपूर्ति क्या होता है, डायरेक्ट करंट सप्लाई शब्द एक आपूर्ति स्रोत को दिया जाता है जो एक सर्किट के माध्यम से करंट को केवल एक ही दिशा में प्रवाहित कराता है। जैसे एसी में क्या होता था कि करंट की दिशा बदलती रहती थी, लेकिन डीसी में क्या होता है, हमारा करंट की दिशा नहीं बदलती है, करंट की दिशा एक समान दिशा में होती है। तो इस प्रकार से इसका जो डायग्राम बनेगा वो बनेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होता है, इसकी जो करंट की दिशा होती है वो नहीं बदलती है, यानी एक सीधी रेखा में इसका करंट जाता है, ठीक है। मान लीजिए ये 20 वोल्ट का है करंट, तो हमारी इसकी जो टाइम के रिस्पेक्ट में जो इसका डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होता है, एक सीधी डायरेक्शन में जाता है। तो इसलिए बोलते हैं कि हमारा डीसी क्या होता है, डायरेक्ट करंट होता है, यानी इसकी करंट की डायरेक्शन नहीं बदलती है, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी, इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0 होती है। अगर कोई आपसे पूछे डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है तो बोलना है 0 हर्ट्ज होती है, और एसी की जो फ्रीक्वेंसी कितना होती है, 50 हर्ट्ज होती है, क्योंकि एसी अपना 1 सेकंड में 50 साइकिल पूरा करता है, यानी अपने आप को 50 बार दोहराता है। लेकिन डीसी करंट समय के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं करता है, वो कांस्टेंट होता है, यानी उसकी करंट जो होती है कांस्टेंट होती है, इसलिए डीसी के पास कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। ये हमारा यहाँ पे डीसी वोल्टेज का फेज डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है ये वोल्टेज है, ठीक है, और ये क्या है, हमारा टाइम है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, यानी जितना वोल्टेज है इसका उतना ही वोल्टेज शो कर रहा है, ठीक है। और इसके डायरेक्शन ना बदलने की वजह से इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 0 हर्ट्ज हो जाएगी। और डीसी के लिए हम बैटरी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बैटरी में क्या होता है, हमको डीसी स्टोरेज मिलता है। आगे है हमारा विद्युत विभवांतर, ठीक है। विद्युत विभवांतर क्या होता है, विद्युत विभवांतर को दो आवेशित निकायों के विद्युत क्षेत्र को एक इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। दूसरे शब्दों में विभवांतर को विद्युत विभवांतर के रूप में भी परिभाषित किया जाता है, ठीक है। विभवांतर कुछ नहीं होता है, ठीक है। विभवांतर क्या होता है कि बोल रहा है कि दो आवेशित निकायों के विद्युत क्षेत्र में एक इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा क्या कहलाती है, हमारी विद्युत विभवांतर कहलाती है। मान लीजिए हमारे पास दो क्या है, आवेशित निकाय हैं, ठीक है। इसके विद्युत क्षेत्र में, क्योंकि आवेशित निकाय है तो इसके पास क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है, ठीक है। इकाई आवेश को, है ना, मान लीजिए कोई इकाई आवेश है, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो भी कार्य किया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर कहलाता है। आगे है विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, इसको हम लोग V से प्रदर्शित करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है। किसी पदार्थ के द्वारा अपने माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित करने के विरोध को प्रतिरोध कहा जाता है, ठीक है। यानी प्रतिरोध वह होता है जो अपने माध्यम से गुजरने वाले करंट में क्या करता है, अवरोध उत्पन्न करता है। रेजिस्टेंस का सिंबल होता है सिंपल, ऐसे जिगजैग टाइप का इसका क्या होता है, सिंबल होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रजिस्टर बोलते हैं। यानी अगर हम किसी सर्किट में रेजिस्टेंस लगा देते हैं, रजिस्टर लगा देते हैं तो क्या होता है, करंट हमारा कम हो जाता है, यानी करंट क्या होता है, ब्रेक होने लगता है। आगे है एसी परिपथ। एसी परिपथ के बारे में हम देखते हैं। पहला क्या है हमारा,
चक्र। चक्र क्या होता है? चक्र होता है प्रत्यावर्ती धारा में प्रत्यावर्ती मात्रा के मान और दिशा में पूर्ण परिवर्तन को एक चक्र कहा जाता है। यानी जो हमारी एसी सप्लाई है वो जब एक बार पूरा परिवर्तन अपना कर लेती है तो क्या कहलाती है? एक चक्र कहलाती है। यानी पहले साइकिल ऊपर गया, फिर निगेटिव में आया, फिर वापस उसी पोजीशन में आ गया, तो क्या हुआ? हमारा जिस जगह से ये शुरू हुआ था उसी जगह पे खत्म हो गया, तो एक साइकिल पूरा हो गया, यानी एक चक्र क्या हो गया? पूरा हो गया। ये अल्टरनेटिंग करंट में होता है। आगे है दूसरा अवधि। एक चक्र पूरा करने में लगने वाले समय को आवर्त कहते हैं या अवधि कहते हैं या पीरियड कहते हैं। ठीक है, यानी जब एसी सिग्नल, एसी सप्लाई, एसी वोल्टेज या एसी करंट अपना जब एक साइकिल पूरा करता है तो एक साइकिल पूरा करने में जितना भी टाइम लगता है वो हमारा क्या कहलाता है? आवर्त या पीरियड कहलाता है। आगे है आयाम। आयाम का मतलब होता है एम्पलीट्यूड। यह आधे चक्र में वोल्टेज की विद्युत धारा की वोल्टेज की धारा द्वारा प्राप्त उच्चतम मान है। ठीक है, यह आधे चक्र में वोल्टेज की धारा द्वारा प्राप्त उच्चतम मान है। ठीक है, आयाम क्या होता है कि मान लीजिए वोल्टेज की जो धारा है यानी जो करंट है उसके द्वारा प्राप्त उच्चतम मान जो होता है वो क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड कहलाता है। मान लीजिए सिग्नल चल रहा है हमारा, ठीक है, सिग्नल क्या है? चल रहा है आधे चक्र में, यानी यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? हमारा आधा साइकिल हो गया और नीचे वाला आधा साइकिल हो गया। आधा और आधा मिलके पूरा साइकिल बनता है, तो एक चक्र पूरा होता है। ठीक है, बोला है आधे चक्र में वोल्टेज की धारा के द्वारा क्या है? जो उच्चतम मान होता है, यानी ये वाला मैक्सिमम मान जो होगा हमारा वो क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। ऐसे पॉजिटिव में भी होता है और ये निगेटिव में भी उच्चतम मान होता है, जिसको आयाम कहते हैं। आगे है चौथा हमारा तात्क्षणिक मान, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ठीक है, तात्क्षणिक मान क्या होता है कि एक साइकिल के आधे चक्र में, ठीक है ना, इसके एक एक क्षण में कितना वोल्टेज हमारा दिखा रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तात्क्षणिक मान बोलते हैं। आगे है हमारा फ्रीक्वेंसी। देखते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होता है। प्रति सेकंड चक्रों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी एक सेकंड में कितना चक्र करंट अपना पूरा कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं। भारत में 50 साइकिल प्रति सेकंड यानी 50 हर्ट्ज की जो है क्या है? हमारी फ्रीक्वेंसी चलती है। एसी सप्लाई की जो फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज की होती है। ठीक है, आवृत्ति को हम लोग निकालते कैसे हैं? आवृत्ति का फार्मूला होता है F बराबर NP बटा में 120, जहाँ पे N क्या है हमारा? यहाँ पे कैपिटल N है। ठीक है, कैपिटल N क्या है हमारा? स्पीड है किसकी? RPM। ठीक है, N क्या होता है? RPM होता है, रोटेशन पर मिनट। जहाँ से हम लोग बिजली का उत्पादन करते हैं वहाँ पे जो रोटर होता है उसकी स्पीड को हम लोग किस में मेजर करते हैं? N बोले तो RPM, रोटेशन पर मिनट। ठीक है, आगे P का मतलब होता है पोल। ठीक है, पोल यानी मैग्नेट के जो पोल होते हैं, 2 पोल के, 4 पोल के, 5 6 पोल के, इस तरह के पोल के क्या बनाए जाते हैं? जनरेटर हमारे बनाए जाते हैं, जिससे हम एक फिक्स हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाला हम सिग्नल या करंट लेते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। आगे है हमारा RMS मान। ठीक है, RMS मान क्या होता है? किसी प्रत्यावर्ती धारा का मूल माध्य वर्ग मान उस स्थिर डीसी द्वारा दिया जाता है जो एक निश्चित समय में दिए गए प्रतिरोध में उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न करती है जितनी की प्रत्यावर्ती धारा द्वारा की जाती है। इसे एसी का प्रभावी मान भी कहा जाता है। ठीक है, तो आरएमएस मान में हम दो मान निकालते हैं। एक निकालते हैं IRMS, ठीक है, और दूसरा हम लोग क्या निकालते हैं? भी RMS निकालते हैं। ठीक है, तो IRMS का मान क्या होता है? ठीक है, यानी करंट का मान RMS वैल्यू में 0.07 I मैक्स होता है, यानी करंट मैक्सिमम होता है। और इसी प्रकार से हम लोग VRMS की वैल्यू भी निकालते हैं। VRMS बराबर होता है 0.707 V मैक्स होता है। आगे हमारा है शिखर मान। ठीक है, शिखर मान क्या होता है? किसी दिए गए अंतराल के दौरान राशि की अधिकतम मानों का क्या होता है? क्या बोलते हैं? शिखर मान बोलते हैं। बोला सिंगल फेज एसी पावर सिस्टम में वैल्यू कब शिखर पे होती है उसके बारे में बता रहा है, किस किस एंगल पे। तो जैसे हम देखते हैं कि हमारा एक साइकिल पूरा होने में 360 डिग्री का एंगल बनता है, तो हमारी सिग्नल जब शिखर पे होती है तो एक 90 डिग्री पर होती है, और दूसरा हमारा निगेटिव में जब होती है तो 270 डिग्री पर होती है। यहाँ पे होता है हमारा 180 डिग्री, और एक साइकिल पूरा होता है तो 360 डिग्री का एंगल बनता है। यानी 90 डिग्री पर और 270 डिग्री पर हमारा क्या होता है? करंट का मान एकदम मैक्सिमम होता है, शिखर पर होता है। आगे है सिंगल फेज
एसी पावर सप्लाई के लाभ और उनके उपयोग। ठीक है, सिंगल फेज पावर सप्लाई इकाइयों में अनुप्रयोग की एक विस्तृत श्रृंखला होती है। ठीक है, 1000 वाट तक की सीमित बिजली की आवश्यकता वाली इकाइयां आमतौर पर सिंगल फेज एसी पावर सप्लाई का सबसे कुशल उपयोग करती हैं। ठीक है, यानी 1000 तक की अगर हमको वाट तक की क्या शक्ति का कुछ उपयोग करना है तो हम लोग सिंगल फेज में करते हैं। ठीक है, आमतौर पर सिंगल फेज चयन प्रणाली के लाभों में शामिल है, क्या क्या शामिल है, इसका विस्तृत अनुप्रयोग होता है, यानी बहुत ज्यादा वास्ट एरिया में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, सिंगल फेज करते हैं। जैसे घर में हम लोग क्या सिंगल फेज ही इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है 1000 वाट तक के लिए सबसे उपयुक्त क्या है, कुशल पावर सप्लाई है एसी की, और न्यूनतम डिजाइन लागत है इसकी। जो कंस्ट्रक्शन का जो डिजाइन है, इसका जो वायरिंग होता है वो एकदम कम लागत का होता है, और डिजाइनिंग भी इसकी क्या होती है, आसान होती है। ये हो गया हमारा सिंगल फेज के बारे में हम लोग देखे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग थ्री फेज सिस्टम। ठीक है, थ्री फेज सिस्टम में 3 फेज होता है जिसको RBY बोलते हैं, रेड ब्लू येलो बोलते हैं। ठीक है, अब थ्री फेज सिस्टम में हम लोग क्या जब जनरेट करते हैं बिजली को, तो वहां से थ्री फेज बिजली हम लोग क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। जो थ्री फेज हमारी जो जनरेशन होता है बिजली का, वो 2 फॉर्मेट में होता है। पहला होता है स्टार टाइप से, और दूसरा क्या होता है, डेल्टा टाइप से। ठीक है, ये हो गया स्टार और डेल्टा टाइप, इसमें भी 3 फेज होते हैं। ठीक है, R होता है, B होता है और Y होता है। और एक तरीके से होता है हमारा क्या बोलते हैं उसको हम लोग, स्टार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टार। ठीक है, तो स्टार में भी क्या होता है, हमारा 3 फेज लाइन बनता है। ठीक है, ये भी R हो गया, B हो गया और Y हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि 3 फेज सिस्टम में जो 2 फेज का एंगल होता है वो हमारा कितना होता है, 120 डिग्री का होता है। ठीक है, यानी दोनों फेज के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनता है, हमारा 120 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो ये जो हमारा 3 फेज लाइन होता है, ये हैवी जो है, जहाँ पे ज्यादा पावर की आवश्यकता होती है वहां पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई कारखाना चलाना हुआ, ठीक है, कोई और भी उद्योग चलाना हुआ, वहां पे हम लोग 3 फेज पावर सप्लाई का इस्तेमाल करते हैं। और हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है वहां भी क्या होती है, 3 फेज की सप्लाई आती है, और वापस आउटपुट पे जब हम लोग लेते हैं तो 3 फेज का ही लेते हैं और न्यूट्रल के साथ में लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्या होता है, 3 फेज होता है। इसका जो फेजर डायग्राम होता है, इसके कंस्ट्रक्शन में भी क्या होता है, 120 डिग्री का एंगल हम लोग बनाते हैं। एक होता है R का, एक B का होता है और एक Y का होता है। इस तरह से हमारा क्या होता है, इसका फेजर डायग्राम होता है 3D का, यानी 3 फेज का। आगे बोल रहा है 3 फेज एसी विद्युत आपूर्ति के लाभ और उपयोग, इसके क्या क्या लाभ होते हैं। ठीक है, 3 फेज प्रणालियों में विशिष्ट अनुप्रयोग में डेटा केंद्र, मोबाइल टावर, पावर ग्रिड, शिप बोर्ड, विमान वाहन रहित सिस्टम, 1000 वाट से अधिक भार वाले किसी भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल होते हैं। ठीक है, यानी जो भी हैवी पावर में चलते हैं वो हम लोग उसमें क्या इस्तेमाल करते हैं, 3 फेज एसी विद्युत आपूर्ति करते हैं। इसके कुछ लाभ हैं। लाभ क्या है, तांबे की खपत में कमी होता है, यानी इसमें कॉपर वायर हम लोग ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। दूसरा होता है श्रमिकों के लिए कम सुरक्षा जोखिम, इसमें क्या होता है, श्रमिक की सुरक्षा का जो जोखिम होता है वो कम होता है। तीसरा है कम श्रम प्रबंधन लागत। ठीक है, या इसमें क्या है कि श्रम का प्रबंधन करने में जो लागत होती है 3 फेज में कम होती है। उसके बाद उच्च चालन दक्षता, यानी विद्युत की सप्लाई देने में क्या ये इसकी दक्षता क्या होती है, अधिक होती है। आगे बोल रहा है उच्च शक्ति भार वाले भार चलाने की क्षमता। ठीक है, यानी इसके पास क्या होता है, हैवी लोड, यानी जो अधिक लोड वाले कोई भी काम कराना है हमको, उस पर हम लोग क्या करते हैं, 3 फेज एसी सप्लाई का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज को हम लोग देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई स्टार कनेक्शन है। ठीक है, स्टार कनेक्शन है, तो इसके बीच में हम लोग देखते हैं लाइन वोल्टेज क्या होता है और हमारा फेज वोल्टेज क्या होता है। ठीक है, यानी 2 लाइन जो है हमारा 2 फेज है, इसके बीच में अगर हम कोई वोल्टेज को रीड करते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, वो लाइन वोल्टेज कहलाता है। ठीक है, और दूसरा होता है, मान लीजिए यहाँ पे हम किसी फेज में वोल्टेज देखना चाहते हैं, तो फेज में वोल्टेज देखने के लिए हम एक न्यूट्रल लेते हैं बीच से। ठीक है, यहाँ पे न्यूट्रल बनता है, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक फेज में और एक न्यूट्रल में कोई भी लोड लगाकर देखते हैं, तो हमारा जो वोल्टेज मिलता है वो क्या कहलाता है, हमारा फेज वोल्टेज कहलाता है। ठीक है, आगे हमारा होता है लाइन करंट और फेज करंट। ठीक है, लाइन धारा 3 फेज स्रोत और लोड के बीच किसी एक लाइन के मध्य धारा है। ठीक है, फेज करंट किसी एक घटक के माध्यम से धारा होता है। ठीक है, अब बोल रहा है कि जो हमारा लाइन करंट होता है और फेज करंट होता है, इसको भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, कैसे देखेंगे, मान लीजिए हमारे पास स्टार कनेक्शन है।
ठीक है, क्या है, स्टार कनेक्शन है। ठीक, तो इसके माध्यम से भी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे अगर कोई हमने क्या लगाया, कोई हमने लोड को लगाया है, तो इसके माध्यम से जो करंट हमारा फ्लो होगा वो हमारा क्या कहलाता है, दो लाइन के बीच में जो करंट हमारा फ्लो होता है वो लाइन करंट कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए अब यहाँ से हमने कोई एक न्यूट्रल ले लिया, एक फेज को ले लिया, यानी यहाँ पे सिंगल लाइन हमने यूज किया, यहाँ पे दो लाइन यूज किया था। ठीक है, सिंगल लाइन और एक न्यूट्रल के बीच में अगर हम लोड लगाते हैं तो इसके माध्यम से जो करंट हमको फ्लो होता हुआ मिलता है वो हमारा क्या कहलाता है, फेज करंट कहलाता है या सिंगल फेज करंट कहलाता है। और दो लाइन के माध्यम से जो करंट हमको मिलता है वो क्या कहलाता है, हमारा लाइन करंट कहलाता है। आगे हम लोग देखते हैं 230 वोल्ट का उपयोग घरों में लाइट, पंखे आदि को जलाने के लिए किया जाता है। घर पर बिजली के उपकरणों को जोड़ने के लिए 230 वोल्ट एसी 2 पिन या 3 पिन सॉकेट उपलब्ध हैं, जो कि चित्र में दिखाए गए हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, ये 2 पिन और 3 पिन का सॉकेट है। 2 पिन में क्या होता है, 2 पिन हमारे होते हैं, एक फेज का होता है, एक न्यूट्रल का होता है। ठीक है, ये इसका रेटिंग क्या होता है, 230 वोल्ट 5 एम्पियर 2 पिन सॉकेट होता है। यहाँ पे हमारा 3 पिन सॉकेट है, इसमें एक लाइन होता है, एक हमारा क्या होता है न्यूट्रल, और एक क्या होता है ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब होता है अर्थिंग देना। ठीक है, हम घर के बाहर अर्थिंग बनाते हैं, इसमें क्या देते हैं, अर्थिंग देते हैं। ठीक है, अर्थिंग देते हैं, इससे क्या होता है, हमारे इक्विपमेंट को सुरक्षा मिलती है। तो ये हमारा क्या है, 3 पिन सॉकेट है, ये भी 230 वोल्ट 5 एम्पियर 3 पिन सॉकेट होता है। ठीक है, आगे बोल रहा है सभी 3 पिन आउटलेट आमतौर पर एक सिंगल पोल ऑन ऑफ स्विच के माध्यम से जुड़े होते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। 3 पिन सॉकेट को वायरिंग करते समय निम्नलिखित 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, क्या 2 महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। पहला महत्वपूर्ण बिंदु है, फेज हमेशा सॉकेट के दाईं ओर होना चाहिए। जो हमारा लाइन होता है वो, मान लीजिए ये सॉकेट है तो इसके क्या है, दाईं ओर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है, फेज हमेशा ऑन ऑफ स्विच के माध्यम से संयोजित किया जाना चाहिए। जो हम फेज को जोड़ते हैं वो हमको ऑन ऑफ स्विच के माध्यम से क्या होना चाहिए, जोड़ना चाहिए। ठीक है, ऑन ऑफ करने वाला जो स्विच होता है ना, टिकटॉक वाला, उससे हम लोग क्या करते हैं, लाइन को जोड़ते हैं। आगे है हमारा नियॉन टेस्टर। ठीक है, नियॉन टेस्टर क्या होता है, एक नियॉन टेस्टर या नियॉन टेस्ट लैंप एक सस्ता उपकरण है जो आमतौर पर वोल्टेज की उपस्थिति को इंगित करने के लिए इंसुलेटेड श्रैंक स्क्रू ड्राइवर के रूप में उपयोग किया जाता है। जब एक 3 पिन सॉकेट के फेज पर नियॉन टेस्टर को हम लोग रखते हैं, है ना, और टेस्टर के दूसरे छोर को उंगली से छुआ जाता है, तो चित्र में जैसा दिखाया गया है कि वोल्टेज सॉकेट के फेज बिंदु पर मौजूद है, तो टेस्टर का अंदर का जो लैंप है वो चमक वोल्टेज की उपस्थिति का संकेत देता है। ठीक है, यहाँ पे जैसा देख रहे हैं, लाइन के पास अगर हम क्या लगाते हैं, नियॉन टेस्टर लगाते हैं, तो यहाँ पे जो एलईडी होती है हमारी ग्लो करती है। ठीक है, तो नियॉन टेस्टर होता है हमारा एक टेस्ट करने की क्या होती है, उपकरण होता है। ठीक है, स्क्रू ड्राइवर ही होता है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा होता है, यहाँ पे हमारे पास क्या लगा होता है, एलईडी लगा होता है, और पीछे में क्या होता है, अर्थ देने के लिए, ग्राउंड देने के लिए एक टर्मिनल होता है, जिसको हम फिंगर से टच करते हैं तो हमारा क्या करता है, ग्लो करता है। ठीक है, लाइन में अगर लाइन आ रहा है तो ये ग्लो करेगा, न्यूट्रल में लाइन नहीं आता, लाइन में नहीं आता है, ग्लो नहीं करता, और ग्राउंड में हमारा लाइन नहीं आता है तो भी ग्लो नहीं करता है। आगे है दूसरा हमारा टेस्ट लैंप। ठीक है, टेस्ट लैंप क्या होता है, यह एक सस्ता परीक्षण परिपथ है जिसमें एक इंडक्टेंस लैंप होता है, जिसमें लैंप के टर्मिनल से जुड़े 2 लंबे तार होते हैं जो लैंप के 2 मुख्य सिरों पर होते हैं। ठीक है, टेस्ट लैंप कैसे बनाते हैं, मान लीजिए मेरे पास कोई होल्डर है, होल्डर में हमने क्या लगाया है, बल्ब लगाया। इस होल्डर में हमने 2 वायर निकाला, एक फेज के लिए एक न्यूट्रल के लिए, तो ये हमारा क्या हो जाता है, टेस्ट लैंप हो जाता है। आगे बोल रहा है हमारा 3 पिन सॉकेट को गुड या सेफ के रूप में प्रमाणित करने की शर्तें क्या है। ठीक है, 3 पिन सॉकेट हमारा गुड या सेफ कंडीशन में उसके क्या क्या शर्तें हैं। पहला, फेज न्यूट्रल में वोल्टेज 230 वोल्ट की मेन सप्लाई के बराबर होना चाहिए। दूसरा है, फेज और ग्राउंड के मध्य जो वोल्टेज होता है वो हमारा कितना होना चाहिए, 230 या 240 वोल्ट के बराबर होना चाहिए। और ग्राउंड और न्यूट्रल के बीच में जो भी वोल्टेज आता है वो हमारा शून्य होना चाहिए, या तो 10 वोल्ट के आसपास आता है तो भी हम समझते हैं कि हमारा ग्राउंड और न्यूट्रल का जो टर्मिनल है वो सही है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये जो एसी वाला चैप्टर है थोड़ा सा खत्म हुआ है। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे चालक और अचालक के बारे में, ये भी इसी का एक भाग होता है। ठीक है।